गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं नेट और जेई के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को मैं पढ़ा रहा हूँ और तीसरे नियम को कल हमने पढ़ाया और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। एक एग्जाम्पल उसका और करते हैं, वो बंदर लटकने वाला रस्सी से क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम लोग जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, वेट नापने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे और साथ ही साथ स्प्रिंग फोर्स के बारे में आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से, जिससे कि कल की वीडियो और आज की वीडियो लिंक हो जाए और आपको समझ में आए। कोरिलेशन के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए एक बंदर है और वह एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। एक बंदर है और वह एक रस्सी के सहारे ऐसे ऊपर चढ़ रहा है। ये मान लीजिए बंदर है और इस बंदर का जो वेट है या फिर मास है, मास मान लीजिए इस बंदर का आपका गिवन है कि m = 50 kg, 50 किलो का ये बंदर है। g दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये गिवन है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो रस्सी है या रोप स्ट्रिंग, ये धागा है, स्ट्रिंग है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट सपोज करिए 750 न्यूटन है। 750 न्यूटन से ज़्यादा अगर इस रस्सी या स्ट्रिंग में टेंशन आएगी तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। मंकी कैन क्लाइंब अप द रोप, या ये रोप ही मान लेते हैं, ये रस्सी है, रोप, धागा तो होगा नहीं, रोप ही होगा, रोप, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। मतलब बंदर को इसको चढ़ना है ऊपर और बंदर का मास दिया है, जी दिया है, ये रोप है और रोप का ब्रेकिंग पॉइंट दिया है कि इससे ज़्यादा अगर इस रोप में टेंशन आई तो टेंशन के कारण ये रोप टूट जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है कि बंदर किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ इस रोप के सहारे ऊपर चढ़ सकता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ अगर साथ चढ़ रहा है तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टेंशन भी बियर करना पड़ेगा इस रोप को। बंदा सोचेगा जितना, मतलब भाई इसको अधिक से अधिक एक्सेलरेशन के साथ चलना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ ऊपर चढ़ना है, तो ये चाहेगा जितना ये रोप ज़्यादा से ज़्यादा सह पाए, मतलब जितना इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब जितना इसका बियरिंग कैपेसिटी है, उतने टेंशन को पूरा यूज कर लिया जाए और जल्दी से चढ़ लिया जाए। अर्थात ये अपने ब्रेकिंग पॉइंट के बराबर इसमें बियर करने की क्षमता जितनी होगी उतने टेंशन के साथ ये बंदा चढ़ने की कोशिश करेगा। टेंशन ऊपर की तरफ टी लगेगा और वो पूरी कैपेसिटी के साथ यूज करेगा मंकी, तो 750 न्यूटन। बंदर जो है इसका वेट नीचे की तरफ mg ये लगेगा और बंदर का जो मोशन है वो ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हम लेते हैं। अगर इस FBD के लिए, FBD ही था ये, बंदर का FBD ही हमने ड्रॉ किया है, तो अगर इस FBD के लिए अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो ऊपर की तरफ मोशन है तो T माइनस ये फोर्स, T माइनस mg, ये नेट फोर्स हुआ। नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास बंदर का कितना है, m ही मान लेते हैं, इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। t की वैल्यू हम 750 लिखेंगे, माइनस m कितना है 50, g की वैल्यू 10 दे रखी है, m 50 है, एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब भाई हमने ये लिमिटिंग वैल्यू ले ली तो ये एक्सेलरेशन हमें मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो 750 माइनस ये कैलकुलेट करोगे 550 मल्टीप्लाइड बाई ए मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 250 ये आएगा, ये 50 ए मैक्स, ये इससे कटेगा 5 टाइम्स में, तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके साथ बंदर इस रोप पर चढ़ेगा दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैंने एज ए कोरिलेशन यहाँ पे कराया कल के क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं वो है वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। बहुत ही फेमस वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं इस कॉन्सेप्ट के लेकर। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे वेट को नापा जाता है एक वेइंग मशीन के सहायता से, उसको हम लोग समझने चल रहे हैं।
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और उसमें जितने भी केसेस बन रहे होंगे सारे केसेस को हम लोग बड़े ही सावधानी से देखेंगे और पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन देखिए, अब ये वेइंग मशीन में हम वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब खेल इसी का है। वेट कैसे मेज़र करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। वेइंग मशीन में हम वेट कैसे मेजर करते हैं, तो आंसर होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन से। वेइंग मशीन में आप जो वेट मेजर करते हो वो नॉर्मल रिएक्शन से करते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। सपोज करो इस तरीके से एक वेइंग मशीन है, इस पर ये रीडिंग वगैरह भी शो करती है अपनी, ठीक है। इस तरीके से ये वेइंग मशीन आप समझ रहे हो, और इस पर आप खड़े हो जाओ अपना वेट नापने के लिए, ठीक है। आपका मास मान लीजिए m है, ठीक है। तो आपका m मास, जब इस पर आप वेइंग मशीन पर खड़े हो तो आपका जो m मास है ये mg ग्रेविटी फोर्स अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये mg लग रहा है। आप अपने आप एक फोर्स लगाओगे, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाओगे इस सरफेस पे, ये कैपिटल N, और ये सरफेस भी आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कैपिटल N ऊपर की ओर। सरफेस आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और आप उसको अपोज कर रहे हो एक नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगा के। mg तो आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, mg तो फोर्स आपके ऊपर लग रहा है जो कि अर्थ लगा रही है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन ना, आप इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो, उसी के कारण ये सरफेस आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, और यही नॉर्मल रिएक्शन आपका वेट देता है। यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ये जो फोर्स है यही आपका वेट बताता है, यही आपका वेट बताता है। अब ये बात अलग की बात है कि यहाँ पर अगर आप अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो मास नीचे की ओर और आप पर लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर, नॉर्मल रिएक्शन आप पर लगने वाला फोर्स ऊपर की ओर, तो N = mg हो जाता है बैलेंस के कारण। और वो बात अलग है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर वेट जो आता है वो mg के बराबर ही होता है। लेकिन ये तब होता है जब ये पूरा का पूरा आपका जो ये सिस्टम है ना, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है एट रेस्ट हो, एट रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन में ये बातें हैं। अगर ये सिस्टम आपका पूरा का पूरा मूव, मतलब आप एक ऐसे वेइंग मशीन पे नाप रहे हो जो वेइंग मशीन ऊपर नीचे मोशन कर रही हो, या वो किसी एक लिफ्ट में ऊपर नीचे मोशन कर रही हो, तो आपका जो वेट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैटिक पोजीशन के लिए है। तो स्टैटिक पोजीशन में जो वेट होता है वो mg के बराबर ही हो जाता है। लेकिन होता कैसे है, नापते कैसे हैं? वेट हम लोग नापते हैं नॉर्मल रिएक्शन से। वेट हम कैसे नापते हैं? नॉर्मल रिएक्शन से नापते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एट रेस्ट मैंने ये कहा है, तो मोशन में कैसे क्या क्या होता है उसको भी समझते हैं कि जब अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और वहाँ पर आप वेइंग मशीन रखकर अपना वेट नापना चाहें तो क्या कंडीशन बनती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन होता है लिफ्ट वाला, कि लिफ्ट में हो और लिफ्ट में जब ऊपर चढ़ रहे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो फिर वेट कैसे नापा जाता है, वेट क्या होता है। सपोज करो ये एक लिफ्ट है, सपोज करिए यह एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में आप खड़े हो, लिफ्ट में आप खड़े हो ऐसे, ठीक है। लिफ्ट में आप खड़े हो, आपका वेट मास m है, तो mg नीचे की तरफ लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो इस लिफ्ट में एक वेइंग मशीन आप ऐसे रख के खड़े हो, लिफ्ट पर वेइंग मशीन आप रखी हो खड़ी हो और आप अपना वेट नापना चाहते हो। साथ ही साथ एक बात और ये कही गई कि जो आपकी लिफ्ट है, पहली कंडीशन में देख रहे हैं हम लोग, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है। लिफ्ट में आप लोग को पता है कि लिफ्ट एक केबल से कनेक्टेड होती है और वही केबल आपका रोटेट करके मैकेनिज्म होता है, ऊपर या नीचे जाती है लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट अभी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर हम लोग
फ्री बॉडी डायग्राम बना के अगर हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो आइए लिखते हैं। ऊपर की तरफ मोशन है तो पहले नेट फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स देखते हैं कितना होगा। तो कैपिटल N माइनस mg, ये तो नेट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो कैपिटल N माइनस mg, ये नेट फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m इंटू एक्सेलरेशन कितना है a। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा mg प्लस ma, mg प्लस ma। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसी से वेट मेजरमेंट होता है, इसी से वेट मेजरमेंट होता है, यही आपका वेट मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका वेट बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, भार या वेट बढ़ा हुआ समझ आता है, समझ आता है। अर्थात अगर आप एक लिफ्ट में हो, अगर आप एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर तरफ जा रही है, तो आपको अपना वेट ज़्यादा महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका वेट बढ़ गया हो, भार बढ़ गया हो। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाने का केस हुआ। ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती है तो वेट क्या होता है, बढ़ा हुआ आभास होता है, वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन सेम यही अरेंजमेंट, लेकिन लिफ्ट को हम लोग माने कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ विथ एन एक्सेलरेशन a। एक्सेलरेशन अगर a के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तब देखिए कंडीशन क्या बनती है। आइए तब देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। अब इसके लिए अगर क्वेश्चन लिखना चाहें, अल्टीमेटली नीचे की तरफ मोशन है तो नेट फोर्स निकालो, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो mg प्लस और ये नेगेटिव माइनस हो जाएगा, तो mg माइनस n, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा mg माइनस ma, mg माइनस ma। तो अब आपका वेट पहले से कम महसूस होगा। देखिए mg में से भी कुछ घट रहा है ना, तो और वेट किससे निकलता है, नॉर्मल रिएक्शन से। तो अब आपका वेट घटा हुआ महसूस होगा। तो लिफ्ट जब अचानक से नीचे जाती है ना तो आपको लगता है जैसे वेट आपका कम हो गया हो। ऐसे ही आप देखो, ये जो गोल वाला झूला में आप झूलते हो तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ठीक है, आपको नॉर्मल मतलब महसूस होता है, लेकिन ज्यों ही आप नीचे आने लगते हो तो आपको ऐसे लगता है कि पेट में गुदगुदी सी सेंसेशन से हो रहे हैं और आपका वेट हल्का सा हल्का होने लगता है। ठीक है, तो वही होता है कि जब लिफ्ट में भी आपका इस तरीके से मोशन होता है, लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है, तो वहाँ पर आपको आपका वेट कम महसूस होता है। अच्छा भाई, एक कंडीशन अगर हम लोग ये देखें, एक कंडीशन अगर हम लोग ये देखें कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है लेकिन जो मूव करने का एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाए। ठीक है, नीचे की तरफ आपका मोशन है लिफ्ट का, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, g के बराबर। दैट इज, अगर आप ये देखो, ये जो केबल है ना, इस केबल को ही कट कर दो, कट द केबल। अब केबल कट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा लिफ्ट फ्री फॉल में, फ्री फॉल कंडीशन में गिरने लगेगी, फ्री फॉलिंग होने लगेगी। फ्री फॉलिंग होती है जब आपका एक्सेलरेशन होता है अंडर ग्रेविटी, मतलब g के बराबर। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लग रहा है। अब सेम यही चीज़ रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g के बराबर, और ये g होगा तो mg माइनस mg, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। नॉर्मल रिएक्शन 0, अर्थात आपको यहाँ पर वेटलेसनेस महसूस होगी। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, भारहीनता की स्थिति देखने को मिलेगी। भारहीनता, आपको लगेगा कि आप भारहीन हो गए हो, आपको लगेगा कि आप भारहीन हो गए हो, एकदम आपका वेट 0 महसूस होने लगेगा, एकदम सेंसेशन से होने लगेंगे। आप देखो, एक ऐसा वाला झूला होता है ना, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे आपका कॉलम होता है, कॉलम में ऐसे सर्कुलर ऐसे आपका अरेंजमेंट होता है और इसमें सीट्स बनी होती हैं और इस सीट्स पे आप बैठे रहते हो। ठीक है, जो बड़ी सिटी में आप बहुत सारे लोग देखे होंगे। अब ये आपका जो ये पूरा आपका अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये नीचे ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके अचानक से नीचे छोड़ देता है, एकदम फ्री फॉलिंग। और फ्री फॉलिंग जब होने लगती है, फ्री फॉलिंग होने लगती है, तो इसी फ्री फॉलिंग के कारण आपको आपका वेट क्या हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन तो मिलता नहीं कुछ, और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप वेटलेसनेस फील करने लगते हो, आप भारीहीन स्थिति महसूस करने लगते हो। तो अचानक से आपको एकदम सब कुछ एकदम क्या कहते हैं कि सेंसेशन से होने लगते हैं और ऐसे पेट हल्का सा लगने लगता है, तो वो वेटलेसनेस वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो अगर फ्री फॉल होने लगे, केबल को कट कर दिया जाए, तो उस समय क्या कंडीशन बनेगी, आपको वेटलेसनेस महसूस होगी, भारहीनता की स्थिति लगेगी, आपको लगेगा आपका भार 0 हो गया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कंडीशन हुआ।
एक कंडीशन ये ले ली जाए अगर कि अगर मान लीजिए जो नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है लेकिन आ रही है एक एक्सेलरेशन, इस ऐसे एक्सेलरेशन से जिसकी वैल्यू g से ज़्यादा हो, ऐसा एक्सेलरेशन जहाँ पर वैल्यू g से ज़्यादा हो, ऐसा एक्सेलरेशन जहाँ पर g की वैल्यू एक एक्सेलरेशन की वैल्यू g से ज़्यादा हो। सपोज करो इस तरीके की चीज़, ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में आप ऐसे खड़े हो मान लो, ठीक है, लिफ्ट में आप ऐसे खड़े हो, m मास के हो आप, ठीक है, तो आपका नीचे की तरफ mg वेट लग रहा होगा और n नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। लिफ्ट नीचे की तरफ आ तो रही है लेकिन a इज़ ग्रेटर देन g है, a g से बड़ा है, a g से बड़ा है। सपोज कर लो इस कंडीशन के लिए जो एक्सेलरेशन है हम लोग कुछ ले लेते हैं अपने मन से, a ले लेते हैं, मान लीजिए कितना ले लें 3g, ठीक है, a बराबर 3g ले लेते हैं। तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखो, नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 3g, ठीक है, तो ये हो जाएगा n बराबर कितना आ जाएगा mg माइनस 3mg, तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस 2mg दैट इज हियर n इज नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन क्या है नेगेटिव है। अब नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है भाई, n इज ग्रेटर लेस देन 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मल रिएक्शन अगर इतना नेगेटिव आने लगे तो आप लिखोगे कि अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की पूछी गई होती तो हम कहते कि इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी, नेगेटिव नहीं होती। जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है आप सरफेस से कॉन्टैक्ट खो देते हो, आप सरफेस से क्या करते हो कॉन्टैक्ट को खो देते हो, तो कॉन्टैक्ट आपका सरफेस से आपका खत्म होने लगता है, मतलब कांटेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव होने लगेगा, मतलब आपका उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सरफेस से कांटेक्ट खो देते हो, सरफेस अबाउट टू एंड, ठीक, कांटेक्ट अबाउट टू एंड, ये सरफेस से कांटेक्ट खो देता है। अब होता क्या है इस कंडीशन में ये नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 है। सरफेस से कांटेक्ट देखो कैसे खोता है, होगा क्या, ये इस पूरे लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 3g है, यह ज़्यादा स्पीड से नीचे आने लगेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, लेकिन वो जो ये मैन है जो आप हो ये ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आ पा रहा है, तो ये तो लिफ्ट तो नीचे आने लगेगी लेकिन ये क्या होगा, ये उतने नीचे आ नहीं पाएगा, तो इसके सर पे आके लिफ्ट का जो सीलिंग है वो टकरा जाएगा। बहुत बच्चे मतलब ये किताबों में लिखा होता है कि ये इसका सर सीलिंग से टकरा जाएगा, तो ये ऊपर नहीं जाता, लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट नीचे आती है ना, क्योंकि ये तो सरफेस से कांटेक्ट खो देगा, सरफेस से कांटेक्ट खो दिया, क्यों, क्योंकि लिफ्ट की जो आपका एक्सेलरेशन वो ज़्यादा है तो वो नीचे हो गई, तो ये सरफेस से कांटेक्ट हो गया और ऊपर से आके इसकी सीलिंग इसके सर पे टकरा जाती है, ठीक है, और टकरा जाता है तो ये टपक जाता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये आपको वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाया। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में देखेंगे, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स पर भी चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, और फिर स्प्रिंग फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली बात तो आप ये समझिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स सेकेंड लॉ प्लस थर्ड लॉ दोनों से निकल कर आया है, दोनों से निकल के आया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों से निकल कर आया है, दोनों से निकल कर आया है। देखो कैसे, आप लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ जानते हो कि एफ नेट या एफ एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, या एफ एक्सटर्नल नेट ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो बाह्य बलों, जितने भी बाह्य बल लगते हैं उनके सबका नेट जो आपका फोर्स होता है ये होता है इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल। इफ एफ एक्सटर्नल नेट मतलब टोटल जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल बाह्य बल वो अगर 0 हो तो दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाई दैट डेल्टा पी इक्वल्स टू 0, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाई दैट इनिशियल
and final momentum is equal. There is no change in momentum. That is P equals to constant. P equals to constant. मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा शुरू में भी अंत में भी. अगर शुरू में मोमेंटम 10 है तो बाद में भी मोमेंटम 10 है. शुरू में 2 है तो बाद में भी 2 है. अगर किसी पिंड पर लगने वाले सभी बाह्य बल, नेट बाह्य बल F एक्सटर्नल नेट शून्य हो तो उस पिंड के लिए, उस सिस्टम के लिए, कोई सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं, कोई सिस्टम हो तो किसी सिस्टम के लिए अगर ये कंडीशन हो, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ठीक, मोमेंटम कंजर्व रहेगा. और मोमेंटम जो इनिशियली रहेगा वही फाइनल रहेगा. ठीक है, तो यही आपका क्या है, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब आप कहोगे सर यहाँ पे थर्ड लॉ कहाँ दिख रहा है, थर्ड लॉ कहाँ है? आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर थर्ड लॉ को भी दिखाता हूँ. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं थर्ड लॉ भी दिखाता हूँ. ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं. देखो एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है और इवन आपके NCERT में भी वो एग्जाम्पल दिया है. आई थिंक हाँ दिया है. गन वाला एग्जाम्पल, गन से जब बुलेट निकल रही होती है, गन बुलेट वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको शायद NCERT में भी दिया है, तो उसे देखते हैं. मान लो ये गन है. ठीक, अच्छी गन तो नहीं बना पाया, मान लो. ठीक है, ये गन है और गन से बुलेट निकल रही है या बुलेट निकलेगी. ये बुलेट, ये रही बुलेट. मेरी बुलेट एकदम मिसाइल लग रही है. ठीक है, तो ये बुलेट है और ये गन है. ठीक है, अगर हम लोग गन प्लस बुलेट को टोटल एक सिस्टम मान ले, ये हमारा पूरा एक सिस्टम है, तो इनिशियली देखिए, इनिशियली ये सिस्टम एट रेस्ट है. सिस्टम एट रेस्ट है मतलब इनिशियली इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, 0. ठीक है, मास तो है लेकिन कोई वेलोसिटी नहीं, तो सिस्टम क्या है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है. अगर हम यहाँ से शॉट फायर करते हैं, बुलेट फायर होती है, तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ. होता क्या है, गन बुलेट पर फोर्स एक लगाती है, गन बुलेट पर एक फोर्स लगाती है, गन बुलेट पर फोर्स लगाती है आगे की तरफ. फोर्स ऑन बुलेट बाई गन, फोर्स ऑन बुलेट बाई गन आगे की तरफ, और पीछे की तरफ फोर्स ऑन गन बाई बुलेट. फोर्स ऑन बुलेट बाई गन, फोर्स ऑन गन बाई बुलेट पीछे की तरफ. ठीक है, ये लगता है. अब ये दोनों जो फोर्स हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं. इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है. ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं और दैट प्रूव्स कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन में सेकेंड लॉ तो है ही, थर्ड लॉ भी एग्जिस्ट करता है. थर्ड लॉ की भी यहाँ पर बात की गई है. अब अगर आप देखना चाहें तो FBG प्लस FGB इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए. ये होना चाहिए क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जो है होना क्या चाहिए है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है. नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इंटरनल फोर्सेज है ना, इंटरनल फोर्स आपकी कैंसिल आउट हो गई. एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे क्या है, 0 है. देखो फोर्स ऑन बुलेट बाई गन, फोर्स ऑन गन बाई बुलेट, दोनों सेम इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनका नेट जो आपका सम होगा वो 0 होगा. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे 0 है, तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, वो कांस्टेंट होगा. दैट इज P इनिशियल, जो मोमेंटम इनिशियल होगा वही आपका मोमेंटम फाइनल होगा. तो इनिशियल मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का 0 है. फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए बुलेट इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन के मोमेंटम को पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन के मतलब इसके पीछे की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, तो आगे की तरफ बुलेट का जो है तो P मोमेंटम ऑफ बुलेट
ये पॉजिटिव माइनस मोमेंटम ऑफ, ये माइनस डायरेक्शन में है ना, माइनस मोमेंटम ऑफ गन जी। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो पी बराबर पी भी लिख सकते हो। ठीक है, पी बराबर पी। ठीक है, और इवन इस पर तो क्वेश्चन भी बनते हैं, इवन इस पर तो क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये कह देता कि यहीं पे ये क्वेश्चन दे देता, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने वैल्यूज कुछ दे रखी थी कि अगर मान लो कहते कि मास ऑफ गन जो है, मास ऑफ गन 400 ग्राम है। ठीक है, मास ऑफ जो बुलेट है वो सपोज करो 40 ग्राम है, और वेलोसिटी ऑफ गन पूछ रहा है, जबकि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ गिवन एज 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निकाल सकते हो कि नहीं? आपको ये तो पता ही हो गया, ये पूरी कंडीशन से ये तो बना ही सकते हो। तो जो बुलेट का मोमेंटम होगा, बुलेट का मोमेंटम बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो बुलेट का मोमेंटम देखो, बुलेट का मास इंटू बुलेट का वेलोसिटी, तो 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू गन का मोमेंटम, तो गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी। गन का मास कितना है? 400 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई गन का वेलोसिटी। ठीक है, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, जीएम लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है, 400 तो 1020, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 10 बचा इधर, तो 10 आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ गई? वीजी, गन की जो वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अर्थात बुलेट अगर आगे की तरफ 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है, तो गन पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड के आपका 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा। और गन में जब आप ये शॉट फायर करते हो, बुलेट फायर करते हो, तो गन जब पीछे की तरफ जाती है तो उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो इस पर रिकॉइल वेलोसिटी पर भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ना, ये रिकॉइल वेलोसिटी ही है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगर चाहें तो एक आध एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फिर हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये कोलिजन वगैरह पे जो इसके क्वेश्चन आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोलिजन पे भी क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, उसको भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा इस पर, लेकिन अभी स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ लेते हैं, जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं वो हम लोग स्प्रिंग फोर्स पर भी अगर आए तो उसमें भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्प्रिंग फोर्स को देखते हैं। देखिए स्प्रिंग फोर्स, सपोज करिए ये कोई एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, सपोज करो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस इलोंगेशन दे दी, इलोंगेट किया, इलोंगेशन है ये डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स किसमें? इलोंगेशन है। तो बाई हुक्स लॉ हम स्प्रिंग फोर्स जो पाते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू माइनस के एक्स या के डेल्टा एक्स, F इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, या कंप्रेशन कह सकते हो, कंप्रेशन और चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये डेल्टा एक्स है। के क्या है भाई? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि जो ये स्प्रिंग फोर्स होता है ना, ये डेल्टा एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
डेल्टा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा, आपका स्प्रिंग फोर्स वर्क करेगा, ये बताता है। अब एक खास बात ये है कि जैसे स्ट्रिंग वगैरह थी तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता था ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता था वो कांस्टेंट होता था। स्प्रिंग में टेंशन क्या होता था? कांस्टेंट होता था। लेकिन ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होता था वो कांस्टेंट होता था, लेकिन ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। आप देख भी रहे हो, अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो या ज़्यादा इलोंगेट कर रहे हो, उसी हिसाब से फोर्स की वैल्यू बदलती चली जाएगी। उसी हिसाब से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदलती चली जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी खास है और आपको ध्यान रखना है, और उसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग के हर पॉइंट पे, स्प्रिंग के यहाँ हर पॉइंट पे स्प्रिंग के जो स्प्रिंग फोर्स होगा ना, ये जो स्प्रिंग फोर्स होगा सेम होगा। स्प्रिंग सेम तो हर पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स भी सेम होगा। अगर स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग के हर पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये बात आप समझ पाए कि नहीं, आइए आपको देख के बताते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप हमें बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं, हम अभी समझ जाएंगे। आप बस एक बात बताइए हमें, एक बात बताएंगे, हम समझ जाएंगे कि ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, एक इंसान इस तरफ इसको खींच रहा है, एक इंसान इस तरफ इसको खींचा x1 डिस्टेंस, और एक इंसान इधर इसको खींचा x2 डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर कितना फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगेगा और यहाँ पर कितना स्प्रिंग फोर्स लगेगा अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो बच्चे टपाक से बोलते हैं कि सर यहाँ पर kx2 और यहाँ पर kx1, ठीक है। और वो बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तो बताया अगर स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग के हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? सेम होगा। तब ये आप कैसे बता रहे हो कि यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग? गलत है। इसीलिए हमेशा नेट इलोंगेशन और नेट कंप्रेशन और नेट चेंज इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये निकालना होता है। देखो इधर बढ़ा इधर x1 बढ़ा, इधर x2, तो टोटल चेंज कितना हुआ? x1 प्लस x2। तो इसका स्प्रिंग फोर्स जो होगा, स्प्रिंग फोर्स k मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस x2, ये होगा, और सब जगह यही होगा, यही स्प्रिंग फोर्स हर जगह होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन इसी पर हम आपको कराते हैं, और वो क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। शायद एस.सी. वर्मा भी इस तरीके का एक क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूँ। तो अगर स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग के हर पॉइंट पर क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। सपोज करो कि एक दो आपके ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ठीक है, और एक स्प्रिंग है इस तरीके से, और स्प्रिंग कौन से इसका दिया है? 200 न्यूटन पर मीटर। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इफ इलोंगेशन इज 1 मीटर फॉर बोथ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के लिए इलोंगेशन 1 मीटर है, लेकिन कंडीशन है, पहली कंडीशन इन द सेम डायरेक्शन, और दूसरा कंडीशन है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, जब सेम डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा, सपोज करो कि इधर खींचा, इसको इधर खींचा, और इसको भी इधर खींचा, ठीक है। तो अगर इसको 1 मीटर इधर खींचा, इसको भी 1 मीटर इधर खींचा, तो अल्टीमेटली इसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा, तो नेट इलोंगेशन क्या होगा? 0 होगा,
नेट डेल्टा एक्स कितना होगा, 0 होगा, और तब स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई होता है। अपोजिट डायरेक्शन में जब इधर 1 मीटर इधर 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 2 मीटर, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के की वैल्यू बताओ भाई, 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 400 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन मैंने माइनस साइन वहाँ पर नहीं लिया, ठीक है ना, माइनस साइन बस ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसके ठीक विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, डेल्टा एक्स ना, इलोंगेशन या कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 400 न्यूटन आ जाएगा, ये 400 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट। हमने आज क्या क्या देखा, हमने स्प्रिंग फोर्स देखा, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, हमने वेइंग मशीन के कॉन्सेप्ट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसके आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।